वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए यहाँ फुल लेंथ और सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट आपको चैनल के माध्यम से लगातार दिए जा रहे थे। हमारे फ्री इनिशिएटिव परीक्षा पर्यंत लगातार ही चलते रहते हैं, उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लेकर चल रहे हैं और ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है ये विशेषण विशेष शब्दों का है। तो आइए हिंदी का एक बढ़िया सा अभ्यास कर लेते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद को मांजेंगे, परिमार्जित करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर की कमियाँ, आपकी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर होंगी। परिमार्जन इसीलिए होता है। तो परिमार्जन हम टेस्ट के माध्यम से करते हैं। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। देखिए पहला प्रश्न, ये विशेषण विशेष्य का विशेष रूप से है और 50 प्रश्न इसमें है। अपना स्कोर खुद से तय कीजिएगा कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। अपना मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से गलत का चुनाव करिए। तो पहले तो थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लीजिए। यहाँ पर आप कर लीजिए विशेषण विशेष्य विशेषण, ठीक है। विशेष्य विशेषण युग्म जो है उनमें से आपको गलत का चुनाव करना है, यानी विशेष्य आपको पहले दिया होगा, विशेषण बाद में दिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऋषि का दिया है आर्ष, यानी ऋषि आपका विशेष्य शब्द है और आर्ष उसका विशेषण है, ऐसा कहा जा रहा है। उसी प्रकार से गोप शब्द का विशेषण है गुप्त, ठीक, और भूत का है भौतिक। मतलब विशेष्य आपका बाईं तरफ है और विशेषण दाहिनी तरफ है, ये आप समझिएगा। तो अब बताइए इसमें गलती कहाँ पर है, ध्यान से देखिए। और गलती इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो किसी में भी नहीं है, जितने हैं सभी सही है, इसीलिए हम कहेंगे कोई भी गलत नहीं है इसमें से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचान आपको करनी है, विशेषण पहचानना है। इसवी दिया है, मुक्ता दिया है, श्रांत दिया है और कहा जा रहा है कि ए और सी दोनों सत्य हैं। तो अब ध्यानपूर्वक देखिएगा और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब डी हो जाएगा। हालांकि आयोग ऐसी सुविधा आपको देगा, ये आवश्यक नहीं है। तो वहाँ पर कोई एक चुनने का आपके पास एक धर्म संकट या यक्ष प्रश्न खड़ा होगा, मतलब चयन आपको अनिवार्य रूप से करना ही होगा। 2 चुनने का विकल्प हिंदी में आपको आमतौर पर नहीं मिलता है, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ देने का उद्देश्य यह है कि आप 2 शब्दों से परिचित हो। तो यहाँ पर दिया है इसवी और मुक्ता, साथ में दिया है शांत। आप बताइए इसमें देखिए विशेषण कौन कौन सा है। एक तो आपका इसवी है और दूसरा श्रांत है। श्रांत मतलब अच्छा क्या होता है, श्रांत मतलब होता है थका हुआ। मुक्ता जो है ये मोती को कहा जाता है, संस्कृत में मोती को कहा जाता है। और मुक्ता का विशेषण ये विशेष्य है, ठीक है। और इसका विशेषण क्या होता है, मौक्तिक। कुछ लोग मौक्तिक शब्द को भी मुक्ता का यानी मोती का पर्यायवाची समझ लेते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है। नहीं, मोती से संबंधित, मोती से बनी हुई कोई चीज़ है या मोती से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो उसको हम मौक्तिक कह सकते हैं। फिलहाल इसमें ए और सी दोनों, तो हमने डी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 3 की ओर चले। यहाँ देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य का चयन करिएगा। रुष्ट दिया है, तुम दिया है, भव दिया है और फिर बी और सी दोनों। तो ऐसी सुविधा वहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए शब्दों को ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा प्रश्न, इसका भी डी वाला ही सही है। बी और सी दोनों यानी तुम और भव, इसमें विशेष्य है। रुष्ट क्या है, ये रोष का विशेषण है। रोष मतलब होता है क्रोध और उसी से बना हुआ है रुष्ट। ठीक, अब यहाँ देखिए चौथे नंबर के प्रश्न में ऐसा प्रश्न देखिए, ये क्लिष्ट अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। आयोग आमतौर पर आपको गद्य की पंक्तियाँ देता है और उसमें विशेषण और विशेष्य पहचानने के लिए कहता है। 4 बड़े चोर, सुगंधित कस्तूरी, हिरण और न जाने क्या क्या आयोग ने दिए हैं पीछे। तो वो वाक्य अपना गढ़ लेता है और देता है आपको, आपने देखे हैं परीक्षाओं में। लेकिन कविता नहीं दी जाती है। कविता हमने इसलिए दी है क्योंकि पद्य में छांटना थोड़ा टेढ़ा होता है और पद्य में छांटने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यहाँ श्रृंग शब्द 2 बार लिखा है, दोनों एक जैसा आपको दिख रहा होगा। असल में श्रृंग लिखने का तरीका यही होता है, ये वाला। और नहीं तो फिर आप ऐसे लिखिए, तालव्य श के ऊपर ऐसे बिंदी लगा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन ये वाला श्रृंग मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप नीचे री की मात्रा लगाते हैं तो एक डंडी इसमें से हटा लीजिएगा, बस यही कहने का मतलब है। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। फिलहाल हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अब आपको ये बताना है, ये जयशंकर प्रसाद जी का जो आवाहन गीत है उसी की पंक्तियाँ हैं। आवाहन गीत थोड़ा लंबा है लेकिन उसकी ये पंक्तियाँ हैं, संस्कृत में लिखा गया है। अब आपको ये बताना था कि इसमें विशेषण कितने हैं।
तो विशेषण आप कैसे छांटेंगे, कौन कौन से हैं ये नहीं बताया जाएगा, कैसे छांटेंगे ये आपको बताया जाएगा, तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें प्रत्येक शब्द को अपनी कॉपी में अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ पर वो गद्य वाला तरीका मत आजमाइए कि वाक्य में दिया है और ये वाला शब्द इस शब्द की तारीफ कर रहा है तो ही हम मानेंगे कि विशेषण। पद्य में क्या होता है ना कि जो दूरस्थ शब्द होते हैं, मान लीजिए कि एक शब्द आपको दिख रहा है कि वो तारीफ कर रहा है, तब तो आपने बता दिया कि अच्छा वही विशेषण है। लेकिन पता लगा कि पद्य में जो नीचे वाली पंक्ति है उसके भी कुछ शब्द पहली वाली पंक्ति के किसी शब्द की तारीफ कर रहे होते हैं। पद्य में उल्टा और सीधा दोनों तरह से अर्थ चलता है। गद्य की तरह पद्य सीधा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए यहाँ पर करते क्या है, ऐसे मामलों में विशेषण विशेष पहचानते समय प्रत्येक शब्द को अलग अलग कॉपी पर या रफ एरिया में लिख लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें पहचानने का तरीका क्या होगा, हिमाद्रि को अलग लिखिए, तुंग को अलग लिखिए, श्रृंग को अलग लिखिए, प्रबुद्ध को अलग लिखिए, शुद्ध को अलग लिखिए और भारती को अलग लिखिए। ठीक है, अब ये सारे शब्द आपने जितने भी पद्य में थे सबको अलग लिख लिया। अब देखिए कि इसमें से कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है आपका, यानी कौन सी संज्ञा है और कौन सा विशेषण है। जो अव्यय क्रिया इत्यादि है उनको एक तरफ छांट दीजिए, छोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से जब आप करेंगे ना तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। इसमें 3 आपके विशेषण हैं। अब 3 कौन कौन से हैं जरा पहचानिएगा। ठीक, एक तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रबुद्ध है, दूसरा शुद्ध है। ये सब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण ही तो है। और यहाँ जरा देखिएगा, श्रृंग शब्द जो है ये सींग को कहा जाता है, शीर्ष भाग को, शिखर को भी कहा जाता है। हिमाद्रि मतलब क्या होता है, हिमालय पर्वत, तो ये नाम है, पर्वत का नाम है, तो ये संज्ञा हो गई, ये विशेषण नहीं होगा। लेकिन तुंग, तुंग यानी ऊंचा, बड़ा छोटा लंबा ऊंचा, ये सब क्या होता है, ये विशेषण ही तो होता है। तो इसमें 3 विशेषण है, कौन कौन से, तुंग, प्रबुद्ध और शुद्ध। ठीक है, तो 3 विशेषण है, हमने सी को चुना। एक में आपको बता दिया है लेकिन बाकी आप छांटेंगे खुद से। ये आपके लिए थोड़ा सा परिश्रम वाला काम है और कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सिर्फ छांट के अपने पास रखेंगे नहीं, जरा सक्रियता से बताइएगा। इसमें मेरे द्वारा कमेंट को देखा जाएगा। ये वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हो, अगर आप पेड ग्रुप वाले मेंबर हैं तो अपने डिस्कशन ग्रुप में बाकायदा मुझे टैग करके बताइएगा कि आपने इस पद्य के लिए छांटा है विशेषण विशेषण। क्योंकि इसमें अगर आप छांटने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको वाक्य में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसमें 3 है, कौन कौन से हैं आपको बताया। अब यहाँ देखिए कहा गया 5वें नंबर के क्वेश्चन में कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो 4 केले, 2500, 5 गुंडे। अब आप जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण अगर होगा तो उसमें विशेषता बताने वाला शब्द कोई संख्या होगी, और संख्या में 2 तरह का हो सकता है, निश्चित संख्यावाचक हो सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक हो सकता है। लेकिन सारा प्रश्न यहाँ गिनने का होगा, यानी चीज़ों को आप गिन सकते हैं। नापने और तौलने की बात नहीं है, गिनने की बात है। गिनने की बात है तो ही संख्यावाचक होगा, नहीं तो परिमाणवाचक में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 केले गिने गए हैं ना, गिनकर बताया गया 4 हैं। 2500 कुछ भी रहे, मतलब कोई भी चीज़ रहे, 2500 रुपये या फिर 2500 बांस की छड़ियाँ या 2500 कुर्सियाँ, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो 2500 क्या है, ये संख्या है, गिनी हुई है। 5 गुंडे, गुंडों को भी गिन लिया है। तो यहाँ सारे के सारे क्या हैं, संख्यावाचक ही तो हैं, और इसीलिए हम चुनेंगे डी को, अर्थात सभी। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए इसमें कहा गया पुलकित पंख, उन्मुक्त गगन और कड़वा करेला। ठीक है, हालांकि इसमें विशेषण इस्तेमाल तो किया गया है लेकिन विशेषण का दुरुपयोग किया गया है। अनावश्यक रूप से जहाँ विशेषण की आवश्यकता है वहाँ अगर आप लगा रहे हैं तब तो बढ़िया है, वाक्य सुंदर हो जाएगा। लेकिन अनावश्यक रूप से थोप रहे हैं। अब जैसे कड़वा करेला, भाई सभी लोग जानते हैं करेला मीठा नहीं होता, वो जब भी होगा तो कड़वा ही होगा। वो करेले की विशेषता ही है कि कड़वा है, नीम की विशेषता ही है कि वो कड़वी है। तो उसके आगे अनावश्यक रूप से आप गुणवाचक विशेषण को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। कड़वा शब्द लिखने की आवश्यकता ही नहीं, आप करेला कहेंगे तो भी, हाँ ये ताज़ा करेला, बासी करेला, सड़ा करेला, ऐसे आप लिखेंगे तो बात ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ ये पूछा गया कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है आपका। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी सी व्याख्या या हिंट दिया है उससे आप पहचान गए होंगे। बताइए इसमें से क्या हो। जो अभी मेरी पीछे की बात थी ना इस प्रश्न के संदर्भ में, उसे अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे और आप भी जानते हैं इसका क्या होगा। इसमें देखिए, अच्छा जो संज्ञाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पंख है, गगन है और करेला। ये नाम है, जैसे करेला सब्जी का नाम है तो ये संज्ञा हो गई, है ना। गगन यानी एक तत्व है पर्यावरण का या हमारे अंतरिक्ष सत का, तो उसका भी नाम है गगन यानी आकाश। और पंख, ये भी पक्षी के अंग का नाम है ना। तो ये तीनों संज्ञाएं हैं। पुलकित, उन्मुक्त और कड़वा, यही 3 विशेषण हैं। अब ये ना तो गिने जा सकते हैं, ना नापे तोले जा सकते हैं, ना इसमें कोई संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया गया शब्द ही इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये गुणवाचक में है।
गुणवाचक विशेषण का परिवार बहुत बड़ा होता है और उसमें सारे ही जो बचे खुचे या जितने भी और विशेषण हैं जो कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक से बच जाते हैं वो उसमें चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं। कोई नहीं इसलिए क्योंकि इसमें गुणवाचक है ही नहीं है, विकल्प में नहीं दिया है। ठीक है, तो कोई नहीं में हमने रखा, लेकिन ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ तो विशेषण की कतई आवश्यकता भी नहीं थी, कड़वा शब्द यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर विशेष्य विशेषण युग्म दिया है, गलत का चुनाव आपको करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। तुम का दिया है तुमसा, वह का दिया है वैसा, तथा का दिया है तथावत और यथा का दिया है यथावत। बताइए, गलती खोजनी। तथा का तथावत नहीं होता है। अब ये यहाँ पर हम राइमिंग वर्ड नहीं बिठाने लगेंगे कि यथा है तो उसमें हमने वत जोड़ दिया तो वैसे ही तथा में हम वत जोड़ देंगे तो तथावत हो जाएगा। तथैव ठीक है, तथैव च ठीक है, लेकिन तथावत कोई शब्द नहीं होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि आप वत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ही विशेषण बनेगा। बाकी जितने हैं उनमें आपका विशेषण को बनाने का तरीका ठीक है। जैसे तुम में आपने सादृश्यता सूचक शब्द सा जोड़ दिया, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण की महिमा को कम करने वाला एक शब्द बन गया। ठीक, तुम जो है सर्वनाम है ना, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है तो सर्वनाम है। इसमें हमने क्या जोड़ा, सा जोड़ दिया, तो ये सादृश्यता है, यानी तुम सा, तुम्हारे जैसा कोई और भी है, यानी तुम्हारी महिमा को कम कर दिया गया, तो सर्वनाम की महिमा को ये कम कर रहा है। लेकिन बन तो रहा है विशेषण ही, लेकिन यहाँ पर ये कोई विशेषण जाहिर तौर पर नहीं बन रहा है। तथावत कोई शब्द ही नहीं होता है, तो हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार का होता है? अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कितने प्रकार का होता है सार्वनामिक विशेषण? मतलब यहाँ पर सर्वनाम ही विशेषण का काम करता है, लेकिन इसकी भी वैरायटी होती है, तो वैरायटी आपको बतानी है, संख्या। और न सिर्फ संख्या, कमेंट सेक्शन में आप नाम भी बताएंगे। प्रश्न संख्या 9, विशेषण विशेष्य युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। परीक्षा एकदम सिर पर नहीं होती ना, तो इतना ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, आपको बकायदा हल करके बताया जाता। लेकिन अभी आप कड़ा परीक्षण अपना दे रहे हैं और ऐसे कड़े इम्तिहान में आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, विशेषण विशेष्य युग्मों में से गलत का चयन आपको करना है। अंत्य का दिया है अंत, स्मार्त का दिया है स्मार्तक, संख्येय का दिया है सांख्यिक, और बी और सी दोनों। बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए, इसमें गलती अगर देखी जाए तो दोनों में है, बी में भी है और सी में भी है। अच्छी बात यह है कि डी वाले के माध्यम से हम दोनों को चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप, स्मार्त और स्मार्तक जो दिया है ये गड़बड़ है। असल में स्मार्त जो है ये विशेषण शब्द है, लेकिन ये स्मार्तक से नहीं बना है, स्मृति से बना है। ठीक है, स्मृति इसके लिए नाउन है। और संख्येय और सांख्यिक दोनों ही एक तरह से विशेषण का काम कर रहे हैं। यहाँ पर संख्या शब्द जो है वो विशेष्य है, तो बी और सी दोनों समस्या है इसमें। बाकी अंत्य और अंत ठीक लिखा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, जिस प्रकार गुरु शब्द से 3 विशेषण बनते हैं, एक शब्द से एक ही विशेषण बने ये आवश्यक नहीं है, एक शब्द से बहुत सारे विशेषण बन सकते हैं। तो यहाँ गुरु से बन सकता है गुरुत्व, गौरव और गुरुता, और भी कई सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन 3 भी पर्याप्त हैं। तो इसी प्रकार से विधान शब्द से आपको ऐसी ही विशेषण त्रयी यानी 3 विशेषण खोजने हैं। त्रयी मतलब 3 शब्दों का या 3 चीज़ों का जोड़ा। तो लिखा हुआ है विधानवत, वैधानिक और विहित, वैधान वैधिति और विधानास्पद, विहित वैधानिक और विधान सज्ज, और डी में कह दिया गया कि सारे के सारे जो हैं वो सब इसी विधान शब्द से बनने वाले विशेषण हैं। अब आप बताइए आप किसको चुनेंगे? प्रश्न संख्या 10 ध्यान से देखिएगा। इसमें डी वाला विकल्प अवश्य ही लुभावना है, लेकिन हम उसे चुनेंगे नहीं, हम सी को चुनेंगे, क्योंकि विहित वैधानिक और विधान सज्ज यही 3 इससे बनने वाले विशेषण है। बाकी जो 2 जोड़े आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ या तो निरर्थक शब्द डाले गए हैं और नहीं तो संज्ञाओं का इस्तेमाल किया गया है। हमें खोजना है विशेषण, तो इसमें ज़्यादा उपयुक्त है आपका सी वाला। प्रश्न संख्या अगला यानी 11वां। अब ये पद्य वाला परीक्षा में नहीं आता है, ठीक है, पद्य परीक्षा में आमतौर पर नहीं आता है। आयोग नया प्रयोग करे तो फिर नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये ना तो आप जानते हैं ना हम जानते। ठीक, तो ऐसे में थोड़ा सा ये कठिन बनाने के लिए दिया गया है। कठिन अभ्यास कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो पहले से लेकर 10वें तक हमने हिंदी वाले दिए हैं ना वीडियो, उसमें लोग कह रहे हैं कि बड़े आसान क्वेश्चन हैं। तो आसान वाला अभ्यास करना है तो वहाँ से कर लीजिए। हमने हर प्रकार के प्रश्न दिए हैं, मॉडरेट भी दिए हैं, इजी भी दिए हैं। एकदम टफ लेवल वाला प्रैक्टिस करनी है तो जो हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के वीडियो हैं उनको देख लीजिए, वहाँ से आपको आनंद मिल जाएगा। मतलब अभ्यास हर तरीके का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। समर शेष है, इसमें एक एक शब्द को आपको अलग अलग करना है, ठीक है।
पद्य पंक्तियां हैं, तो एक एक शब्द को आप अलग अलग लिखिए, पहचानिए कि वो संज्ञा है कि विशेषण है। पेड ग्रुप में भी जब लोग पूछते हैं कि इसका अलग अलग करके बता दीजिए, तो हम कहते हैं एक बार खुद से प्रयास करिए, ठीक है। और प्रयास करके जब आप हार जाएं तब हमसे कहिए, तो उसके बाद बताया जाएगा। जब आप एक बार खुद से पूरी कोशिश करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा सीखने के मौके मिलते हैं। यहाँ समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। एक एक शब्द को अलग करिए, बीच में जो सहायक क्रिया इत्यादि है उसको रहने दीजिए। समर को आपने लिखा, शेष को लिखा, नहीं को जाने दीजिए, पाप को लिख लीजिए, भागी को लिख लीजिए, केवल को लिख लीजिए, व्याध को लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए, ठीक है, चलेगा। तटस्थ को भी लिख लीजिए। अब इसमें समय शब्द है, इसको भी लिख लीजिए। लिखेगा, ये तो क्रिया है, इसको जाने दीजिए। उनका और अपराध, इसको भी अलग अलग लिख लीजिए। अब इसमें पकड़िए। तो इस तरह से जब आप छाटेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि विशेष्य कितने हैं। तो विशेष्य इसमें टोटल कितने हो जाएंगे बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। इसमें 6 विशेष्य। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे समर शब्द है ना, तो समर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा है तो विशेष्य हो जाएगा। वैसे ही व्याध शब्द है, व्याध शिकारी को कहा जाता है, तो ये क्या है, संज्ञा है। तटस्थ, तटस्थ क्या है, तट पर स्थित, यानी ये विशेषण है आपका। तो ऐसे छांटना है। 6 होंगे टोटल। इसके बाद प्रश्न संख्या 12। यहाँ देखिए, यहाँ भी पद्य है। पद्य को देख के घबराइए नहीं, ये सिर्फ अभ्यास हेतु दिया गया है। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। परशुराम की प्रतीक्षा से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। उग्र कविता है, प्रचंड इसका लहजा है, लेकिन इसमें जो ये वाक्य दिए हुए हैं, मतलब पद दिए हुए हैं असल में, इसमें से शब्द आपको छांटने हैं और इसमें विशेषण आपको पहचानना है। पिछले वाले में विशेष्य छांटना था, इसमें क्या करना है, विशेषण छांटना है। तो देखिए, इसमें 9 विशेषण होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे बताइए। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, तो क्रांतिकाल शब्द क्या है, ये संज्ञा है, तो विशेषण होगा नहीं। यहाँ हम शब्द जो है ये सर्वनाम का काम कर रहा है, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है ना। तो अब इधर आपको कहीं भी विशेषण नहीं मिल रहा है। सारी लपटों का रंग लाल होता है। लाल शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है। यहाँ देखिए, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। छाटिएगा, जहाँ जहाँ आपको विशेषण दिखेगा उसको पकड़िएगा और इसमें जो आपको विशेषण मिलेंगे, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टोटल, इसका सी वाला क्वेश्चन, ठीक है, माफ कीजिएगा, सी वाला ऑप्शन 8 इसमें से रहेंगे। इसे हमने चुना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। सूर्य तेजस्वी है, ये तो सीधा वाक्य है, लेकिन इसमें आपसे विशेषण छांटने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये जो पीछे आपने पद्य देखे हैं ना, ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, सिर्फ कठिन अभ्यास के लिए दिया गया है, तो घबराइएगा नहीं इससे। यहाँ देखिए 13वें नंबर के क्वेश्चन को, सूर्य तेजस्वी है। अब इसमें आपको बताना है कि विशेषण दिया तो है, आप देख भी रहे हैं, ये किस अवस्था में है। विशेषण की 3 अवस्थाएं आप पढ़ते हैं ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। बाकी विशेषण के जो प्रकार हैं उन्हें हम 2 तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों दिया हुआ है, साथ में डी में कहा गया है, कोई सत्य नहीं है। तो सूर्य तेजस्वी है, यहाँ किसी से तुलना हो रही है सूर्य की, किसी से, मतलब किसी भी अन्य तारे से या किसी और ग्रह से या किसी भी चीज़ से तुलना हो रही है? नहीं हो रही है। सूर्य यहाँ अकेले हैं और सीधे कह दिया गया कि वो तेजस्वी है, उनका कोई जोड़ नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। तो विशेषण यहाँ अपनी मूल अवस्था में, ठीक। अगर ये कहा जाता कि सूर्य चंद्रमा से तेजस्वी है, ऐसे कहा जाता, तो ये विशेषण की उत्तरावस्था होती, तुलना होने लगी, और ये कहा जाता कि सूर्य सबसे तेजस्वी है, ठीक, ऐसे बोल दिया गया, तो वो उत्तमावस्था हो जाती। हमेशा आवश्यक नहीं है कि तर और तम प्रत्यय लगे तो ही आप उत्तरा और उत्तमावस्था को छांटें। जो वाक्य का मंतव्य है उसको समझना होता है। तो सूर्य सबसे तेजस्वी है, यानी ये उत्तमावस्था है। सूर्य चंद्रमा से तेजस्वी है, या किसी से भी तुलना हो गई, मतलब किसी भी और चीज़ का नाम, कोई और तारे का नाम उसमें लगाया जा सकता है, तो उससे तेजस्वी हैं। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं या सेलेस्टियल बॉडी है, उनके बीच की तुलना हो रही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तब हम उत्तरावस्था को चुनेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी से तुलना नहीं हो रही है, इसीलिए मूलावस्था है। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हो, जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हो, उस विशेषण को क्या कहेंगे। आप विशेषण की अवस्था पढ़ते हैं, लेकिन विशेषण के कुछ प्रकार भी होते हैं, वो गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक वाला नहीं। ऐसे जब आप देखते हैं तो एक होता है आपका विशेष्य विशेषण, या उसी को आप कहते हैं उद्देश्य विशेषण, ठीक, वो पहले आता है, सबसे पहले आएगा। और विधेय विशेषण जो है वो बीच में आएगा। बीच में आएगा मतलब जो विशेष्य है और जो सहायक क्रिया है या क्रिया है उसके बीच में आता है, यानी मध्य भाग में रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले होता है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। ठीक है, विशेष्य से पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि वो उद्देश्य विशेषण है, इसी को कहते हैं विशेष्य विशेषण। तो यहाँ हमारा उत्तर था उद्देश्य विशेषण। ठीक है, विशेष्य लिखा हो तो भी आप पहचानेंगे। प्रश्न संख्या अगला यानी 15वां, महाराणा प्रताप बहादुर थे, ये वाक्य है। आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण इस्तेमाल हुआ है। विधेय विशेषण है, सार्वनामिक है, सांकेतिक है, या इसमें से कौन सा है, या कोई नहीं है, ऐसा भी दिया है। तो महाराणा प्रताप बहादुर थे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि विशेषण है कहाँ पर, पहले तो विशेषण ही खोजेंगे। तो महाराणा प्रताप तो नाम हो गया, अब इसमें बहादुर शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ये जिस चीज़ की तारीफ कर रहा है या जिस व्यक्ति की तारीफ कर रहा है वो महाराणा प्रताप है। मतलब ये हुआ कि विशेष्य पहले है, विशेषण उसके बाद है। तो विशेष्य के बाद विशेष्य और थे, यहाँ पर क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गई। तो विशेष्य और सहायक क्रिया के बीच में जब विशेषण आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक, तो विधेय विशेषण इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बाकी सांकेतिक और सार्वनामिक होगा नहीं। हाँ, गुणवाचक दिया होता तो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति होती, लेकिन वो दिया नहीं। ठीक है, तो ए वाले को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। यदि विशेषण और विशेष्य का संयोजन कर दिया जाए तो क्या बनेगा। अगर हम विशेषण और विशेष्य को आपस में मिलाकर एक नए शब्द का या नए शब्द पद का निर्माण करें तो वो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम दोनों को मिला देते हैं ना तो समास हो जाएगा। समास में आप देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई द्विगु समास या किसी भी समास का आप उदाहरण देखिए, दशानन। अच्छा ठीक है, एक शब्द मिल गया दशानन। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और आनन। दश क्या है, 10 सिर वाला था रावण, तो 10 यहाँ पर क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। और आनन शब्द जो है ये शरीर के एक अंग का नाम है, आनन मतलब मुख है ना, तो ये संज्ञा है यानी विशेष्य हो गया। तो आपने क्या किया, 10 यानी विशेषण और आनन यानी संज्ञा, तो विशेषण और विशेष्य दोनों को आपने मिला दिया। जब दोनों को मिलाया तो इसका जो स्वरूप है वो किस रूप में सामने आया, समास के रूप में आया। एक समास का निर्माण हो गया ना, द्विगु समास। ठीक, तो इस तरीके से होता है। आगे चलते हैं। समास बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं। विशेष्य और विशेषण को हम आपस में मिला दें तो क्या बनेगा, समास बनेगा। प्रश्न संख्या 17, विशेष्य विशेषण युग्मों में से गलत का चयन आपको करना है। लिखा हुआ है गद और गत। ठीक, हर्ष और हर्ष और हर्ष ऐसे लिखा है। ठीक, और इह और ऐहिक लिखा है, ईसा और ईसवी लिखा है। बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। गलती है इसके बी वाले में। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें हर्ष विशेष्य है, वो बाद में दे दिया है, हर्ष जो है वो पहले दे दिया है, तो ये उल्टा कर दिया है। बाकी सारे सही। ईसा और ईसवी ये आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, ईसा मसीह से ही तो ईसवी बनी हुई है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से ही हम उसे काउंट करते हैं ईसवी। अभी जो तारीख चल रही है उसको हम ईसवी में, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं। तो बाकी सारे सही है। प्रश्न संख्या अगला 18, जो सर्वनाम मूल शब्द के साथ प्रत्यय अथवा कोई विकार जोड़ने से विशेषण में बदल जाता है वो क्या कहलाता है। मतलब है वैसे सर्वनाम, लेकिन अगर हम कोई प्रत्यय या विकार उसमें पैदा कर दें तो वो विशेषण बन जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, उसे मौलिक विशेषण कहेंगे, अमूर्त सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, या निजवाचक विशेषण कहेंगे। आवश्यक नहीं है कि हर विकल्प का महत्व हो या हर विकल्प का अर्थ ही हो, कुछ निरर्थक भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें असल में 2 ही प्रकार के सार्वनामिक विशेषण, मतलब यही 2 काम के इसमें विकल्प भी हैं। बाकी दोनों जो है उनका कोई मतलब नहीं होता है। मौलिक विशेषण तो सभी होते हैं, ठीक है, सब अपने आप में मौलिक होते हैं। और निजवाचक जैसा कोई विशेषण नहीं होता है। सर्वनाम में आप आएंगे तब निजवाचक आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसे स्वतंत्र रूप से निजवाचक विशेषण क्या है, तो ये भी कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बी और सी में से चुनना था तो हमने चुना है सी को। स्पष्ट बात है कि यहाँ पर योग किया जा रहा है, मतलब प्रत्यय या कोई विकार जो है वो सर्वनाम के साथ ऐड किया जा रहा है, यानी उसमें योग हो रहा है, दोनों मिलाए जा रहे हैं तो यौगिक बन रहा है। जैसे आप केमिस्ट्री में कंपाउंड बनाते हैं, वहाँ भी क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। वही हाल यहाँ भी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, अब यहाँ फिर से कविता आ गई। तो कविता से परेशान नहीं होना है, सिर्फ अभ्यास के उद्देश्य से है। इसमें शब्दों को अलग अलग लिखकर आपको छांटना है। यहाँ आपको विशेषण बताना है। मेवाड़ भूमि बलि वेदी पर होते बलि शिशु रनिवासों के, गोरा बादल रण कौशल से उज्ज्वल पन्ने इतिहासों के। ये कविता जो है ये श्याम नारायण पांडे जी का काव्य है, वहाँ से ली गई है।
और इसमें आपको बताना है कि विशेषण कितने हैं। तो 9, 5, 8, 1 लिखा हुआ है, देख लीजिए। विशेषण छांटना है आपको। जैसे मेवाड़ शब्द है तो ये क्या है, ये जगह का नाम है तो ये संज्ञा हो जाएगी। भूमि शब्द जो है वो भी संज्ञा है। बलिवेदी जो है वो भी संज्ञा है यानी विशेष्य है। बलि शब्द जो है वो भी संज्ञा है। शिशु आप देख रहे हैं वो भी संज्ञा है। रनिवास शब्द जो है रानियों का निवास स्थान, वो भी संज्ञा है। गोरा बादल ये चाचा भतीजे थे, आप जानते ही हैं। रानी पद्मिनी मतलब आपने देखी है, फिल्म भी देखी है, आप स्टोरी भी जानते हैं। तो खिलजी से अपने सैन्य और अपने राजा की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। तो शीश कट गया लेकिन धड़ जो है वो युद्ध करता रहा। गोरा बादल। रण कौशल, ठीक है, ये भी आपका संज्ञा। अच्छा, इसमें उज्ज्वल शब्द जो है ये विशेषण है। बाकी आपको कोई विशेषण दिख रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें जितने शब्द दिए हैं इसमें से आपको कोई और विशेषण दिख रहा है? नहीं, इसमें विशेष्यों की भरमार है लेकिन विशेषण सिर्फ एक। तो बस वही छांटना था, एक। बाकी जितने हैं अभी तक आपको बताया गया ना, संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा है, तो वो जितनी संज्ञाएं हैं वो सब यहाँ पर विशेष्य कहलाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। तो ये भी दिनकर जी की कविता है। फिलहाल यहाँ 4 ही पंक्तियाँ हैं और ये जो 4 पंक्तियाँ हैं इसमें से आपको बताना है कि विशेष्य कितने हैं, यानी संज्ञा छांटनी है। संज्ञा या सर्वनाम दोनों चलेगा। तो तुम रजनी के चांद बनोगे, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, रजनी शब्द संज्ञा है, चांद भी जो है वो संज्ञा है, तुम जो है ये सर्वनाम है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ काउंट किया जाएगा विशेष्य के तौर पे। दिन, मार्तंड, ये जो दोनों शब्द आप देख रहे हैं ये भी आपकी संज्ञाएं हैं। एक अव्यय है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। बात शब्द जो है ये भी संज्ञा है, पूछनी क्रिया हो गई। मुझे शब्द जो है यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, मुझे यहाँ नाम न देकर उसके स्थान पर एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है। फूल और पत्थर, इतनी सारी संज्ञाएं हैं। तो गिनकर जब बटोरिएगा तो इसमें टोटल नंबर कितना आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 9, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण इस्तेमाल हुआ है। तो कहा गया उसने कुछ पानी पिया, कितना पिया पता नहीं, वह थोड़ा कमज़ोर है, कुछ आदमी कुछ लड्डू लाए, बी और सी दोनों। बताइए परिमाणवाचक कहाँ इस्तेमाल हुआ है। परिमाणवाचक में मात्रा से मतलब होता है, संख्या से नहीं। तो 21वां आप ध्यान से देखिएगा, सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला, उसने कुछ पानी पिया, ठीक। अब ये जो है ना ये असल में परिमाणवाचक विशेषण है। बाकी अगर आप देखें तो इसमें वह थोड़ा कमज़ोर है। अब यहाँ कमजोरी को नापने का कोई पैमाना नहीं होता है। अगर हीमोग्लोबिन नापना होता तो अलग बात होती, लेकिन कमजोरी नापने का ऐसा कोई डॉक्टरी पैमाना आपने देखा है जिसमें कि हम मैग्नीट्यूड नाप सकें कमजोरी का? नहीं होता है, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक में नहीं आएगा, लग रहा है लेकिन नहीं आएगा। और कुछ आदमी कुछ लड्डू लाए, आदमियों को भी गिना जा सकता है, लड्डुओं को भी गिना जा सकता है, ये अलग बात है कि गिना नहीं गया है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सही हमारा ए वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। नटखट कन्हैया कपिला गाय का दूध पीता है, और उसके साथ एक और वाक्य है, चपल बंदर विशाल वृक्षों पर पके फल खाता है। आयोग ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ठीक। तो अब ये एकदम से परीक्षा के लेवल वाला क्वेश्चन है। बताइए इसमें दोनों वाक्यों में क्रमशः विशेषणों की संख्या कितनी कितनी है। तो यहाँ इसीलिए जोड़ा बनाए, पहले वाक्य के लिए ये वाला, पहले दूसरे वाक्य के लिए ये वाला, ऐसे करके दिया है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सही होगा। वाक्य वाले जो विशेषण विशेष्य होते हैं उसमें काम थोड़ा आसान होता है, बस यही देखना है कि कौन सा शब्द किसकी तारीफ या बुराई कर रहा है। तो देखिएगा, नटखट कन्हैया कपिला गाय का दूध पीता है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो नटखट शब्द जो कि गुणवाचक विशेषण है, ये कन्हैया यानी भगवान कृष्ण के बारे में बता रहा है। कपिला शब्द जो है वो गाय के बारे में बता रहा है, ठीक। कपिला अगर स्वतंत्र रूप से लिखा होता तो ये संज्ञा मतलब नाम के तौर पे देखा जाता, लेकिन यहाँ पर गाय के साथ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ नटखट और कपिला दो विशेषण। नीचे देखें, चपल बंदर विशाल वृक्षों पर पके फल खाता है। चपल, विशाल और पके, ये 3 विशेषण है। तो ऊपर 2 है, नीचे 3 है, ऐसा कोई विकल्प इसमें है नहीं है, तो हम डी को चुनेंगे, कोई सत्य नहीं, ठीक। प्रश्न संख्या 23 में आ जाइए। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से गलत कौन सा है। आहत और आघात लिखा है, इह का ऐहिक लिखा है, क्लेश का क्लिष्ट लिखा है, और कहा गया कि सब सत्य है। तो सब सत्य है या सब गलत है, ये देखने पे मालूम होगा ना। बताइए क्या होना चाहिए इसका। 23। तो 23 जो आप देख रहे हैं इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, विशेष्य विशेषण का जोड़ा बनाना था, और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। आहत और आघात ये दोनों शब्द जो है ना, यहाँ पे ये इनका कोई मतलब आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये आपस में विशेषण विशेष संबंध कैसे, दोनों 2 शब्द हैं, भिन्न शब्द हैं,
ठीक है। बाकी इह का ऐहिक और क्लेश का क्लिष्ट ठीक लिखा हुआ है। क्लिष्ट मतलब कठिन होता है, लेकिन वो शब्द मतलब क्लिष्ट जो है वो बना किससे है? क्लेश से बना हुआ है। यानी ऐसी चीज़ जिसे कि करने में आपको क्लेश हो, अर्थात दुख उठाना पड़े, अर्थात कठिन चीज़ हो, उसी को कहा जाता है क्लिष्ट। तो इसमें दोनों सही है, सिर्फ ए वाला गलत है और हमें गलत की तलाश थी, तो हम इसमें से उत्तर ए को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर चले। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम करना है, इसमें सही की तलाश करनी है। तो विशेष विशेषण जोड़ा बना हुआ है। खार का लिखा है खारज, उत्पीड़क का लिखा है उत्पीड़न, और उत्तप्ति का लिखा है उताप, उत्ताप, ठीक। और हर्ष का लिखा है हर्ष, अभी पीछे देखा था। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? अब इसमें तो फिर वही करो या मरो की स्थिति है। यहाँ डी वाला विकल्प बचाएगा नहीं कि सभी सत्य हैं या सभी गलत है। तो ऐसा ही वहाँ भी मिलेगा, परीक्षा में भी 4 एकदम खरे विकल्प आपके पास होंगे। तो 24 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला। इसमें सही एकमात्र यही है, बाकी जितने हैं सब में गड़बड़ है। जैसे खार और खारज लिखा हुआ है, असल में दोनों ही यहाँ क्या है? विशेषण है। खार भी विशेषण है, खार मतलब खारा, तो खारा क्या है? ये स्वाद है ना, तो स्वाद मतलब ये गुणवाचक में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ उत्पीड़क और उत्पीड़न शब्द जो है इनका भी कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। उत्तप्ति कोई शब्द ही नहीं होता है, उत्तप्त होता है जरूर। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन सारे गड़बड़ है। इसमें सिर्फ यही हर्ष और हर्ष वाला सही है। हर्ष जो है वो विशेषण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25, यहाँ देखिए, समुच्चय बोधक विशेषण। समुच्चय बोधक विशेषण कौन सा इसमें से नहीं है? विकल्प बड़े ही मज़ेदार हैं, जैसे दर्जन भर संतरे, 2 जोड़े गिरगिट, बिहारी सतसई और कुछ मकड़े। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा नहीं है? समुच्चय बोधक में कौन सा नहीं आएगा? देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए 25वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी वाला, कुछ मकड़े। ये जो है ना, ये समुच्चय बोधक में नहीं आएगा। ये क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक है। मकड़ों को आप गिन सकते हैं, लेकिन कितने हैं कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ आप कैसे उनका समुदाय बनाएंगे या कैसे उनका समुच्चय बनाएंगे? संभव है नहीं ना। तो ऐसे में इसको अनिश्चित संख्यावाचक में डालेंगे। बाकी जितने हैं वो सब समुच्चय बोधक हैं, जैसे कि दर्जन भर संतरे, संतरों का समुच्चय है ना। 2 जोड़े गिरगिट, बिहारी सतसई, सतसई का मतलब क्या होता है? 700 दोहों का या 700 श्लोकों का समूह, सप्तशती इसे कहा जाता है। और ठेठ में कहा जाता है सतसई, तद्भव तत्सम में आप पढ़ते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती है, यानी उसमें 700 श्लोकों का संग्रह है। वैसे ही बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। तो ये सारे जो है ये समुच्चय बोधक है, लेकिन कुछ मकड़े इसमें कुछ निश्चित नहीं है, तो ये समुच्चय बोधक में नहीं डालेंगे। डी वाले को चुना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आइए, उच्चारण। इसके नीचे रेखांकन किया गया है और कहा गया है कि इसका विशेषण आपको बताना है। मतलब उच्चारण शब्द विशेष्य है, संज्ञा है। अब इसका विशेषण क्या होगा? उच्चारित होगा, उच्चारणीय होगा, औच्चारणीय होगा। क्या होगा इसमें से? ये सभी होंगे, जितने हैं सबके सब होंगे। तो तीनों को चुना। प्रश्न संख्या 27, काल शब्द एक विशेष्य है और इसके 2 विशेषण हैं, कालिक और कालीन। ठीक, कालिक और कालीन। उसी प्रकार से ग्रहण शब्द का उचित विशेषण आपको बताना है। मतलब एक शब्द देकर उसके 2 विशेषण आपको बता दिए गए। अब उसी तरह से एक और शब्द देकर आपसे 2 पूछे जा रहे हैं, 2 या 1 से ज़्यादा। मतलब इसमें सभी को चुनने का ऑप्शन है, तो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। बताइए कितने होंगे और कौन से होंगे? 27 आपने देखा, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ये तीनों ही बनेंगे, ग्रहण से ये तीनों विशेषण बनेंगे, कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 28, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये भगवान राम की स्तुति है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब आज राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। अब यहाँ पर आपको ये विशेषणों की गणना करनी है। बताइए इसमें से कितने विशेषण आप चुनिएगा? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसमें देखिए विशेषण कौन कौन से। तो 28, और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देखिए डी वाला। इसमें से कुछ भी जो दिया है ना वो सत्य नहीं है। देखिए ये जो 28वां है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा 2 विशेषण। इसमें 2 विशेषण है, एक तो नव है, ठीक है, नव कंज लोचन, नव मतलब नया, और ये गुणवाचक विशेषण है जो कि कंज लोचन मतलब नेत्रों की तारीफ कर रहा है भगवान राम की। तो नए विकसित कमल के समान सुशोभित नेत्र हैं। तो यहाँ पर नव शब्द जो है ये विशेषण है। हालांकि लोचन के लिए कंज शब्द जो है वो भी उपमा का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ विशेषण से स्वतंत्र रूप से देखना होता है, पद्य की बात हो रही। और कंजारुणम को देखिएगा, इसमें भी अरुण शब्द जो है ये लाल कमल के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि भगवान के जो पैर हैं वो लाल कमल के पुष्प के समान
लालिमा युक्त है यानी सुंदर है। तो यहाँ पर जो कंजारुणम शब्द है वो भी एक तरह का विशेषण ही है। हालांकि कंज उसमें कमल है, लेकिन अरुण शब्द जो है वो लाल कमल यानी यहाँ लालिमा की विशेषता। तो ये दो विशेषण यहाँ एक तरह से दिखाई दे रहे हैं। पद्य में मिक्स होता है, यहाँ पर आप गद्य जैसा कॉन्सेप्ट नहीं अपना सकते हैं, और इसलिए इसमें दो विशेषण। इसके बाद तो इतना क्लिष्ट नहीं देगा, ये सिर्फ अभ्यास के लिए है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। यहाँ पर विशेषण विशेष्य युग्मों में से गलत की पहचान आपको करनी है। अनुष्ठित और अनुष्ठानिक लिखा है, आंतरिक और अंतर लिखा है, अनुवाद्य और अनुवादित है, माफ कीजिएगा अनुवाद्य और अनुवाद है, आधृत और आधार है। इसमें से आपको चुनना है। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा इसमें से? ए वाला हो जाएगा, यही एकमात्र गलत है, अनुष्ठित और अनुष्ठानिक। ठीक, यहाँ ये विशेषण विशेष्य युग्म नहीं बना है, बल्कि यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दोनों ही यहाँ विशेषण हैं। ये अनुष्ठान से बनने वाले दोनों विशेषण हैं, तो इसमें आपको युग्म तो बना नहीं विशेषण विशेष्य का, है ना, तो ये गलत है। प्रश्न संख्या 30, यहाँ भी आपको वही काम करना है। विशेष्य विशेषण युग्मों में से जो गलत है उसकी तलाश करनी है। ध्यान से देखिएगा, लिखा है ओष्ठ और उससे बना है विशेषण ओष्ठ्य। आदि से बना है आद्य और आदि। इसके बाद अनुवाद से अनुवादित, माफ कीजिएगा अनुवादित, अनुदित और अनुवाद्य। बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो 30वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। हालांकि आदि से आदि कोई विशेषण, मतलब आदि से बनेगा आद्य, ठीक है, लेकिन आदि खुद नहीं बनेगा, इसको हटा दीजिए, बाकी सारे सही हैं। मतलब इसमें गलती कहीं नहीं थी, तो हमने डी को चुना है। प्रश्न संख्या 31, यहाँ कहा गया कि जिस प्रकार से चित्र विशेष शब्द के दो विशेषण हैं, चित्रित और चितेरा, मतलब चित्र से बनने वाले दो विशेषण हैं चित्रित और चितेरा, वैसे ही मुख से बनने वाले दो विशेषण कौन कौन से होंगे? तो मुख्य और मौखिक होगा, मुखर और मौखिक होगा। क और ख दोनों सही है या केवल ख सही है? तो दो विकल्प तो आपके ऐसे ही दिए हैं, मतलब सिर्फ दम है तो ए और बी में है, ध्यान से देखिए। और इसका हमारा जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। सी इसलिए होगा क्योंकि इसमें क और ख दोनों सत्य हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। मुख्य, मौखिक, मुखर और मौखिक ये सारे सही है। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ लिखा है वंद्य वंदनीय, लक्ष्य लाक्षणिक, वायवीय वायव्य। अब ये जो यहाँ जोड़े बने हुए हैं, ये विशेषण शब्द युग्मों की भांति संख्या शब्द से आपको विशेषण युग्मों का चयन करना है। मतलब देखिए, ध्यान से देखिएगा, वंदना मूल शब्द है, उसी से बना हुआ है वंद्य और वंदनीय। लक्षण मूल शब्द है, उसी से बना हुआ है लक्ष्य और लाक्षणिक। वायु मूल शब्द है, उसी से बना हुआ है वायवीय और वायव्य। ये दोनों, मतलब दो दो जो दिया है ना, विशेषण की जोड़ी है, विशेषण विशेष्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अब उसी प्रकार से संख्या शब्द दे रखा है, उससे आपको दो ठे विशेषण ढूंढना है। देखिए कौन सा होगा इसमें से? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला, सांख्यिक और संख्य, ये वाला सही है। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 33, यहाँ आ जाइए। आगामी, नवीन, टिकाऊ, बंगाली, ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं ये विशेषण हैं। अब ये किस प्रकार के विशेषण को प्रकट कर रहे हैं? गुणवाचक, सार्वनामिक, यौगिक, विधेय। पहचानना आसान है, ये सरल प्रश्न है। बताइए इसमें से क्या होगा? सीधी बात है, गुणवाचक है, और कहीं ये फिट ही नहीं बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 34, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, तो ये पंक्ति है। अब इसमें 4 जो काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं। वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता का नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी कवित्री हैं। तो अब आप बताइए कि ये जो 4 पंक्तियाँ हैं इसमें विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, मतलब कितने हैं? पहले तो संख्या बतानी है, उत्तर आपको संख्या में ही देना है। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। ठीक, अब डी वाले को चुनने से समस्या यहाँ बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि विशेषण की संख्या तो बताया नहीं। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, इसमें भी वही काम आपको करना है, मतलब संज्ञा अलग छांट देनी है, विशेषण अलग छांट देना है। तो भूषण और कवि ये सारे शब्द क्या हैं? ये संज्ञाएं हैं। चंद शब्द जो है ये नाम है, चंद बरदाई की बात हो रही है, तो ये भी क्या है? नाम है, तो संज्ञा हो जाएगी। बिजली शब्द जो है ये भी संज्ञा है, छंद जो है ये भी संज्ञा है, और वह शब्द जो है वो छंद की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ संबंध तो बन रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। इसके बाद है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। बताइए अच्छा, स्वच्छंद शब्द विशेषण है कि विशेष है यानी संज्ञा है? तो हमें बतावे कौन हंत। यहाँ ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो स्वच्छंद शब्द एकमात्र ऐसा है जो कि विशेषण है, तो इसमें एक का विकल्प नहीं दिया था। हंत जो है ये विशेषण नहीं है, ये देखने में लग जरूर रहा है, लेकिन ये है अव्यय। अव्यय अलग अलग शब्द होते हैं, हालांकि कभी कभी ये विशेषण का काम करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है। तो स्वतंत्र अवस्था में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक विशेषण है, स्वच्छंद, यानी मनमाना आचरण करने वाला, बस।
तो इसलिए हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाला विशेषण क्या होता है? अगर मान लीजिए कि मूल शब्द आपका सर्वनाम है, उसमें आप प्रत्यय लगा रहे हैं, तो क्या बनेगा? मतलब कैसा विशेषण बनेगा? मौलिक सार्वनामिक बनेगा, यौगिक सार्वनामिक बनेगा, विधेय विशेषण बनेगा, गणनात्मक बनेगा? क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका यौगिक। प्रत्यय लगा रहे हैं या उपसर्ग लगा रहे हैं, आप कर तो रहे हैं योग ही ना, मतलब दो शब्द पदों का या पदबंधों का आप आपस में जोड़ कर रहे हैं, तो यौगिक ही बनेगा। इसमें सामान्य लॉजिक की बात है। बाकी मौलिक कोई ऐसा होता नहीं है। मौलिक की जगह आप सीधा सार्वनामिक लिखिए कि मतलब मूल रूप से वो सार्वनामिक विशेषण है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण है, तो मौलिक शब्द लगाने की आवश्यकता ही क्या है? तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यही हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। गलत विशेष विशेषण युग्मों का आपको चयन करना है। दिया है भूत का भौतिक, रंग का रंगीला, चिर का चिरंतन, और डी में कहा है कि कुछ भी इसमें से आपका गलत नहीं है। तो बताइए 36 सही जवाब हमारा डी ही होगा। ठीक दिया है, कुछ दिक्कत नहीं है ना, तो हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 37 आ जाइए इधर। क्रिया विशेषण, ऐसा विशेषण जो क्रिया की तारीफ करे, ऐसा विशेषण जो कि विशेषण की तारीफ करे तो प्रविशेषण होता है, क्रिया की तारीफ कर रहा है तो क्रिया विशेषण होता है। तो अब यहाँ पर क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? औंधा, कपटपूर्वक, एहतियातन, सभी, ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे जो है ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ये किसी न किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा प्रश्न संख्या 38 को। सजी हुई है मेरी सेना, अब ये भी कविता वाला है। कविता वाले जो है ना, उनको सिर्फ अभ्यास के तौर पर लीजिएगा। वैसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते, अभी तक नहीं पूछे गए हैं। सिर्फ कठिन अभ्यास आप करके जाएं ताकि विशेषण पहचानने में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। कविता वाला सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि कभी कभी और अक्सर ऐसा होता है कि स्वतंत्र रूप से 4 शब्द आपको आयोग दे देता है, कहता है कि बताइए इसमें विशेष्य कौन सा है या इसमें विशेषण कौन सा है। तो वैसे वाले में आप भ्रम न खा जाएं, इसलिए थोड़ा उलझा कर दिया जा रहा है। तो ये बतौर अभ्यास लीजिएगा। देखिए, सजी हुई है मेरी सेना, यहाँ ध्यान से देखें आप, ये वाला। पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। ठीक, सेना सज गई है लेकिन सेनापति सो रहा है। अब सो रहा है मतलब वो नींद में नहीं सो रहा है, मारा जा चुका है, इसका मतलब ये। तो कुल मिलाकर इस काव्य पंक्ति में कितने विशेष्य हैं? विशेष्य गिनने हैं, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम। सजी हुई है मेरी सेना, सेना शब्द क्या है? ये विशेष्य है। पर सेनापति सोता है, सेनापति भी विशेष्य है। उसे जगाऊंगा विलंब अब, उसे शब्द जो है ये सर्वनाम है, तो ये भी विशेष्य है। विलंब बताइए, अच्छा विलंब जो है ये विशेषण है कि विशेष्य है? बताइएगा। महासमर में होता है, महासमर क्या है? ये भी विशेष्य है। तो इसमें टोटल कितने विशेष्य हो जाएंगे? 38वें को ध्यान से देखिए, इसमें कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। हमें बताना पड़ेगा कि इसमें विशेष्य कितने हैं। जरा जल्दी से अपना सोच लीजिए, ध्यान से देखिएगा। सजी हुई है मेरी सेना, यहाँ पर मेरी शब्द जो है ये सर्वनाम है, सेना शब्द जो है ये संज्ञा है। 2 विशेष्य हुए। सेनापति ये आपका एक विशेष्य हो गया, 3 हो गए। उसे यहाँ पे सर्वनाम है तो इसको भी हम विशेष्य मान रहे हैं, ये आपके 4 हो गए। विलंब शब्द भी विशेष्य है तो ये 5 हो गए, 4 में एक और जुड़ गया। महासमर जो है वो भी विशेष्य है तो इसमें एक और जुड़ गया। यहाँ कुल कितने विशेष्य हो गए? 6 हो गए ना। ठीक, तो इसमें जो पद्य है स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो संज्ञाएं और सर्वनाम गिनने के बाद 6 होता है। 6 इसमें कहीं नहीं दिया था तो इसलिए हमने डी को चुना, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। यहाँ भी वही समस्या है। ठीक है, तो गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, यानी तलवार से नहीं काम लेते हैं, तकली गढ़ते हैं यानी चरखा काटते हैं। ये गांधीवादियों की ओर तीखा निशाना साधा गया है। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्म, उसके बाद वाला नहीं पढ़ते हैं धर्मम हिंसा तथैवच, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को टारगेट बनाया गया है त्रिपिटक निकाय से, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं यानी गांधीवादी सिद्धांत की ओर झुक जाते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, जो प्रबुद्ध प्रजा है जो कि खुद अपने निर्णय ले सकती है, उसकी अग्नि को शीतल कर डालते हैं बिना मतलब का। और शेरों को यानी सिंह जो है प्रवृत्ति से, उन्हें वो बकरी का धर्म सिखा देते हैं कि बलि चढ़ जाओ। तो ये कविता है। अब इसमें हर कवि की अपनी विचारधारा होती है। आप ये बताइए कि विशेषण इसमें कितने हैं? टोटल कितने विशेषण हैं ये आपको गिनना है। 39 बताइए, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें विकल्प में आपके सामने डी वाला भी है, यानी इनमें से कोई नहीं। और इसमें हम डी को ही चुनेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी हम चुन नहीं सकते।
ध्यान से देखिए, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्मजा का, इसमें विशेषण आपको छांटना था। इसमें 1, 3 और 4 का विकल्प दिया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 विशेषण हैं, 1 नहीं है 2 है, और इसीलिए हम इसमें से किसी को भी नहीं चुन सकते, तो हमने डी को चुना है। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं? एक तो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है शीतल, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा आपका प्रबुद्ध शब्द है। यही 2 विशेषण हैं, बाकी जितने आपको दिख रहे हैं वो या तो क्रिया है या फिर विशेष्य है। तो शीतल और प्रबुद्ध इसमें आपके विशेषण थे, अर्थात 2 विशेषण है, तो हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 40, यहाँ देखिए, अच्छा समय, चमकता तारा, ये 2 अलग अलग शब्दों के जोड़े हैं। आप बताइए इसमें विशेषण क्या है, मतलब कौन से है, ये नहीं कैसा है, गुणवाचक है, अव्ययी है, संज्ञेय है, परिधि सूचक है। तो इसमें तो पहचानना आसान नहीं है, अच्छा और चमकता ही इसमें आपके विशेषण है, और ये कैसे विशेषण है? निश्चित तौर पर गुणवाचक है ना। यहाँ देखिए 41 को, भयंकर युद्ध में हजारों सैनिक धराशायी हो गए। भयंकर युद्ध में हजारों सैनिक धराशायी हो गए। इस वाक्य में एकाधिक विशेषण इस्तेमाल हुए हैं। अब कौन कौन से हैं ये आपको पहचानना है। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ये 3 इस्तेमाल हुए हैं। गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विधेय विशेषण का प्रकार इसमें इस्तेमाल हुआ है, या फिर गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और गुणवाचक ही इस्तेमाल हुआ है, मतलब फिर से इस्तेमाल गुणवाचक हुआ है ऐसा, या फिर डी आप चुनेंगे कि इसमें से कोई भी ठीक नहीं है? बताइए। सी चुन लीजिए। सी इसलिए चुन लीजिए क्योंकि देखिए, गुणवाचक पहला, भयंकर युद्ध, भयंकर ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है जो कि युद्ध के बारे में बता रहा है। हजारों सैनिक, सैनिकों की संख्या पता नहीं है, लेकिन हजारों में संख्या है, हजारों की कोटि में संख्या है, ये मालूम हो रहा है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, मतलब तय, आपको उसकी तादाद नहीं पता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ गया। ठीक, और धराशायी हो गए, यहाँ धराशायी शब्द क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। तो अब इसमें 3 आपके विशेषण है, पहला और अंतिम जो है वो गुणवाचक है, बीच वाला अनिश्चित संख्यावाचक है, इसलिए हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या अगला यानी 42, कहा गया कि वह कौन सा ऐसा विशेषण है जो कि वाक्य में यदि विशेष्य ही गायब हो जाए तो खुद विशेष्य बन जाने का कौशल रखता है? निश्चित तौर पर गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि अगर वाक्य में कर्ता लुप्त हो जाए, कर्ता लुप्त होने का मतलब है कर्ता या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है, आमतौर पर यही होता है ना। तो अगर कर्ता ही गायब हो जाए तो ये वाक्य की कमान थाम लेता है और कहता है कि हम कर्ता हैं, हम नेतृत्व करेंगे और वाक्य को ले जाएंगे आगे। और ऐसे बहुत सारे वाक्यों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण इसमें खुद विशेष्य का काम करने लगता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43, इस मोहल्ले का बजबजाता नाला नगर निगम की पोल खोल रहा है। अक्सर ऐसे नाले जो हैं वो नगर निगम और टाउन एरिया के ऊपर धब्बा होते हैं, लेकिन सरकारी काम है, इसमें ऐसे ही चलता है। फिलहाल बताइए विशेषण कौन सा है? तो 43 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका डी वाला, सभी। इसमें आपके गुणवाचक, दोषबोधक, अवस्थाबोधक ये सारे आ जाएंगे। असल में है तो गुणवाचक विशेषण ही, ये बजबजाता शब्द जो है ये नाले की विशेषता बता रहा है ना, गुणवाचक में आएगा। अब गुणवाचक की ही ये सारी वैरायटी है कि वो दोष का भी वर्णन करता है, अवस्था मतलब सड़ी हुई अवस्था है, ठीक अवस्था है क्या है, उसका भी वर्णन करता है ना। तो ये सब कुछ में आ जाएगा, अर्थात यहाँ सभी को चुनने का ऑप्शन था, लेकिन अगर किसी एक को चुनना होगा तब आप गुणवाचक को ही चुनेंगे। प्रश्न संख्या 44, महत्तर और अधिकतर, ये जो शब्द हैं इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? ये तो पहचानना आसान है, बस आप यहाँ पर तर देखेंगे और काम कर लेंगे। तो ये उत्तरावस्था है। प्रश्न संख्या 45, हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, नाना राणा नहीं बल्कि झाला राणा होगा यहाँ पर, कहीं कहीं नाना राणा दिखाई देता है, वो गड़बड़ है। ठीक है, तो झाला राणा का कर घमंड ठीक दिया हुआ है, कहने का मतलब दे जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, ये भी वीरों का कैसा हो वसंत कविता का ही है। बताइए इसमें ये जो वीर रस की कविता है, 4 पंक्तियाँ हैं, कविता क्या है, इसमें विशेष्य कितने हैं और विशेषण कितने? अब यहाँ पर आपको दोनों गिनना है। बताइए, जोड़ा दिया हुआ है और डी में कहा है कि सब गलत हैं, और इसका जो उत्तर है वो डी ही है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ बताना पड़ेगा आपको कि कौन से विशेषण हैं और कौन से विशेष्य हैं। तो हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, झाला राणा का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। देखिए इसमें हल्दी घाटी शब्द जो है ये मैदान का नाम है, स्थान का नाम है, पीली मिट्टी हल्दी घाटी। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताने की आवश्यकता नहीं है। शिलाखंड ये भी क्या है? पत्थर का टुकड़ा, ये भी संज्ञा है। तो 2 विशेष्य हुए। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, दुर्ग सिंहगढ़ ये दोनों शब्द, मतलब यहाँ पर 4 आपको विशेष्य मिल चुके हैं। प्रचंड शब्द जो है ये विशेषण है, 1 विशेषण मिला। झाला राणा ये 2 संज्ञाएं हैं, 2 और जोड़ लीजिए, ये 6 हो गया। ठीक है,
घमंड, घमंड क्या है अच्छा बताइए। घमंड भी आपकी संज्ञा है, तो ये 7 आपके विशेष्य हो गए, एक ही विशेषण अभी मिला है। दे जगह आज स्मृतियाँ, आज जो है वो अव्यय है, स्मृतियाँ शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, संज्ञा है, बहुवचन है। ज्वलंत शब्द जो है ये विशेषण है। तो यहाँ पर आपके 7 विशेष्य हैं और 2 विशेषण हैं। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है 7 और 2 वाला? नहीं दिया है, और इसीलिए हम डी को चुनते हैं, ऐसे गिना जाता है। अच्छा, प्रश्न संख्या 46, जो गठरी खोली तो उसमें कुछ न मिला, बताइए इसमें क्या है? ये किस प्रकार का विशेषण है बताइए? जो गठरी खोली तो उसमें कुछ न मिला, गठरी को आप खोल रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं, एक क्रिया कर रहे हैं, और जब आप खोल रहे हैं तब आपको कुछ नहीं मिल रहा है। गठरी बंधी हुई है, तब आप कैसे जानेंगे कि उसमें कुछ है या नहीं, कि सिर्फ कपड़े ठूस के बांधे गए हैं? तो जो गठरी खोली तो कुछ नहीं मिला, यानी आपने जो क्रिया की उसके बाद का परिणाम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें क्रिया विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। प्रश्न संख्या 47, आ जाइए इधर। ये देखिए विशेष्य विशेषण का यहाँ जोड़ा बना के दिया है, यह का ऐसा और वह का वैसा। बताइए कि इसमें जो विशेष्य विशेषण रूपांतर है वो किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, सार्वनामिक है, सर्वनाम विशेषण है? सर्वनाम विशेषण तो कुछ होता नहीं है, सार्वनामिक होता है। बताइए इसमें से क्या होगा? तो आप इसमें से चुनेंगे किसको? देखिए 47 जो है ये असल में सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सर्वनाम विशेषण जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मतलब यह और वह जो है ये सामान्य सी बात है कि सर्वनाम है, और उनको जब आप विशेषण में बदल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। इसके बाद 48 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ उत्तर कुंजी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्याख्या नहीं है, व्याख्या सिर्फ आपको वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ देखिए 48 को, निम्नलिखित विशेषण शब्दों में से विषम का चयन करिएगा। उच्चारित लिखा है, उच्चारणीय लिखा है, औच्चारणीय लिखा है, उच्चारी लिखा है। मतलब इसमें से ये है ना कि जो विशेषण दिए हुए हैं उसमें से कोई एक विशेषण नहीं है, विशेष्य है, वही आपको पहचानना है। और 48 का जो सही जवाब है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक। उच्चारी शब्द जो है ये असल में विशेष्य है, बाकी जितने हैं वो विशेषण है। 49, कौन सा विशेषण नहीं है ऐसा आयोग पूछता है? क्रुद्ध दिया है, आर्ष दिया है, याज्ञसेनी दिया है और मायिक दिया है। बताइए। याज्ञसेनी ये नाम है ना, द्रौपदी को कहा जाता था याज्ञसेनी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, ठीक। तो ये संज्ञा है, संज्ञा है और स्त्रीलिंग। बाकी जितने हैं वो सभी विशेषण है। आर्ष जो है वो ऋषि से बना हुआ है। मायिक शब्द जो है ये माया से बना हुआ है, माया शब्द से बना हुआ विशेषण है। और अंतिम प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शब्दों में कौन कौन से शब्द इक प्रत्यय जोड़कर विशेषण बन सकते हैं। मतलब इनमें से जितने शब्द यहाँ 4 दिए हुए हैं, 4 नहीं बल्कि 3 दिए हैं, उनमें अगर आप इक प्रत्यय लगाते हैं, अंत में प्रत्यय अंत में जुड़ता है, इक लगाते हैं, तो क्या वो विशेषण बन जाएंगे? जैसे भूत, भूत में आप इक लगा दीजिए, तो भूत में इक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? भौतिक बन जाएगा, ठीक है, बन गया विशेषण। नीति में इक जोड़ेंगे तो नैतिक बन जाएगा, और लोक में इक जोड़ेंगे तो लौकिक बन जाएगा। तो फिर इसका उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। सारे के सारे इसमें विशेषण बन सकते हैं, है ना? मजा आया? तो यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को हल किया है। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों पर लोगों को शंका हो, लेकिन इसमें जितने भी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं वो छानबीन कर और ठीक ढंग से बताए गए हैं, मतलब उसमें कहीं त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। तो सारी शंकाएं छोड़कर सिर्फ रिवीजन करिए, और परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना। तब तक के लिए नमस्कार, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं।